बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉसिबल कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इन इन्वेंट्री कि हमारे पास हमारे इन्वेंट्री लेजर कार्ड से इन्वेंट्री की वैल्यू कुछ डिफरेंट होती है, जबकि फिजिकली इन्वेंट्री हमें कुछ डिफरेंट मिलती है। तो इस डिफरेंस की पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते? पॉसिबल कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंस ऑन द इन्वेंट्री अकाउंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट इंक्लूड द फॉलोइंग। अब उसमें सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास आता है थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री की चोरी हो गई और आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। नेक्स्ट, इनकरेक्ट पोस्टिंग ऑफ इन्वेंट्री रिसिप्ट और इश्यूज टू डिफरेंट आइटम कैटेगरी। ऐसा हुआ कि आप रिसीव लिखने लगे, इश्यूएंस लिख दी, इश्यूएंस लिखने लगे, रिसीव लिख दी। रिसीव लिखनी थी 120 से, लिख दी 102 से। इश्यूएंस लिखनी थी 150 से, लिख दी 50 से। मतलब कुछ भी डिफरेंट अमाउंट रिकॉर्ड की लेकिन गलत रिकॉर्ड की, तो अभी डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट, डैमेज ऑफ इन्वेंट्री विद फेलियर टू रिकॉर्ड दैट डैमेज। इन्वेंट्री डैमेज हो गई थी, आपके स्टोर कीपर ने उसको उठाया और फेंक दिया, लेकिन आपने अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तब भी आपको डिफरेंस मिलेगा। इसी तरह फेलियर टू रिकॉर्ड रिसिप्ट, आपने इन्वेंट्री परचेज की लेकिन आपने रिकॉर्ड करना भूल गए, आपने रिकॉर्ड ही नहीं की। इसी तरह आपने इन्वेंट्री को इशू किया और आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। बेटा ये दोनों पॉइंट्स बता रहे हैं कि इशुएंस एंड रिसिप्ट हुआ लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तब भी डिफरेंस आ जाएगा। और ये पॉइंट हमें बताता है कि भाई आपने रिकॉर्ड किया लेकिन गलत अमाउंट के साथ किया। इसके अलावा दो डिफरेंसेस कौन से हैं? थेफ्ट एंड डैमेज, और ये है कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस। और क्लियर? अब हम लोग चलते हैं बेटा जर्नल एंट्रीज की तरफ। अब देखें, अगर हम लोग बात करें पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, जर्नल एंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। बेटा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर आपको याद है कि आप इन्वेंटरी अकाउंट बनाया करते हैं। इन्वेंटरी आपका एसेट है, एसेट है तो अपना ओपनिंग और क्लोजिंग आपको देगा। तो बेटा क्या अगर आप कोई भी इन्वेंट्री लेजर अकाउंट बनाए या कोई भी लेजर अकाउंट बनाए, क्या उसके ओपनिंग की जर्नल एंट्री होती है? बैलेंस ब्रॉट डाउन की जर्नल एंट्री, बैलेंस कैरीड डाउन की जर्नल एंट्री होती है। तो बेटा परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड के अंदर इन्वेंट्री की ओपनिंग और क्लोजिंग की जर्नल एंट्री नहीं होगी, राइट? तो ये देखो, ब्रॉट डाउन बैलेंस, बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री नहीं कर। इसी तरह से कैरी डाउन बैलेंस की भी जर्नल एंट्री आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और बैलेंस कैरी डाउन की जर्नल एंट्री ये आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन, हाँ जी, कौन सी? द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट, ये आप रिकॉर्ड नहीं करते, तो किसी किस्म की कोई जर्नल एंट्री नहीं। लेकिन अगर हम लोग बात करें पीरियोडिक इन्वेंट्री की, तो कल भी मैंने आप लोगों को अकाउंट बना कर दिया था कि ये इन्वेंट्री अकाउंट होता है, यहां पर इसका ओपनिंग मौजूद, यहां पर इसका, और कोई चीज मेंटेन नहीं की जाती इन्वेंट्री अकाउंट में। तो ये ओपनिंग भी मूव कर जाता है किसके पास, और क्लोजिंग भी। तो ओपनिंग के लिए देखें एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। आई होप कि ये एंट्री आपको समझ आ जाए, ओपनिंग इन्वेंट्री इन पीरियोडिक सिस्टम। इसी तरह से बताएं क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। तो ये देखें आपको ये एंट्री समझ आ चुकी होगी, कोई इशू? इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। अब क्या है बेटा पीरियोडिक और परपेचुअल में क्या फर्क है?
कि पीरियोडिक में जहां पर आप परचेज अकाउंट लिखते हैं वहां पर अब इन्वेंट्री अकाउंट आ जाएगा। जहां पे परचेजेज रिटर्न अकाउंट पीरियोडिक में लिखते हैं, परपेचुअल में वहां पर इन्वेंट्री अकाउंट आ जाएगा। ओके, मतलब परचेजेज और परचेजेज रिटर्न के अकाउंट पीरियोडिक में बनेंगे, परपेचुअल में इन्वेंट्री अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। ये बात क्लियर। अब अगर आप लोग परचेज करते हो ऑफ इन्वेंट्री तो आप लोग पीरियोडिक में क्या रिकॉर्डिंग करोगे? परचेजेज डेबिट, कैश, बैंक, या अगर कोई पेबल्स वगैरह हैं क्रेडिटर्स वो क्रेडिट कर देंगे। ये बात, ये एंट्री क्लियर। तो जब परपेचुअल मेथड होगा तो सिर्फ क्या फर्क आएगा? परचेजेस की जगह पे इन्वेंट्री। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब आपको याद होगा जब हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स डिटरमिन कर रहे थे, परचेजेस लिखते थे, तो हम लोगों ने कहा था कि भाई परचेजेस के अंदर आपने इसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेजेस को चार्ज करने हैं। कौन से? जैसे कैरेज इनवर्ड, कि कोई इंपोर्ट्स वगैरह आपके पास मौजूद हैं, इस किस्म की जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेजेस होंगे वो परचेजेस में जाएंगे। ये बात समझ आई थी? तो हम लोग जब कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करते थे हम लोग लिखते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ ना? तो बेटा अगर उनको प्लस करते थे तो उनका अकाउंट होता था, वहां से इंफॉर्मेशन मिलती थी तो आगे ऐड करते थे ना। तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर अगर किसी किस्म के कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेजेस हैं या कैरेज इनवर्ड है तो वो अपने रेलिवेंट अकाउंट्स में जाएंगे, और जब साल एंड हो जाएगा बैलेंस कैरी डाउन उठाकर हम लोग उनके मतलब टोटल कैरेज इनवर्ड उठाकर कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज कर देते थे। ये बात समझ आ गई? तो यहाँ पर बेटा जब भी फ्रेट मतलब किराया और कैरेज और अदर डायरेक्ट कॉस्ट तो आपने उस अकाउंट को डेबिट कर देना है। कैरेज इनवर्ड या प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह डेबिट हो जाएंगी, कैश बैंक या पेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे। और क्लियर? ये कब करोगे? जब पीरियोडिक मेथड। परपेचुअल में क्या इसकी वजह से इन्वेंट्री को नहीं चार्ज करना हम लोगों ने? क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं इंक्रीज हो जाएगी? इन्वेंट्री को ही तो डायरेक्ट कैरेज इनवर्ड या फ्रीट वगैरह के अलग से अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी अगर आपके किसी किस्म के होते हैं तो वो भी आप अपने इन्वेंट्री अकाउंट को ही डेबिट करो। तो क्या रिकॉर्डिंग करेंगे? एड पेबल्स या कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, सेटलमेंट डिस्काउंट। अब बेटा जब आप लोगों को डिस्काउंट्स मिला करते थे, आपको याद है आप डिस्काउंट रिसीव्ड माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाकर, अलग से रिकॉर्ड करते थे तो माइनस करते थे ना। तो डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए एंट्री क्या हुआ करती थी हमारी? पेबल्स, जिससे डिस्काउंट लिया जाता था, पेबल्स डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, या फिर परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता था। लेकिन जब परपेचुअल में जाएंगे तो बेटा डायरेक्ट इन्वेंट्री को ही क्रेडिट कर देना, अलग से डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ सेल हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। परपेचुअल में हमें कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट हमें बताएगा कि कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, और वो सारी इंफॉर्मेशन लेगा इन्वेंट्री से। क्लियर? तो इस वजह से आपने इस किस्म के तमाम एक्सपेंसेस या अगर कोई डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो डायरेक्ट इन्वेंट्री को ही चार्ज करो। तो डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए अगर परपेचुअल देखें, इससे पहले आपको एंट्री ये क्लियर है, पेएबल्स टू परचेजेस या पेएबल्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपको पहले से क्लियर है। लेकिन पीरियोडिक के लिए अगर क्वेश्चन में आ जाए कि डिस्काउंट रिसीव्ड की जर्नल एंट्री क्या होगी अगर आप लोग परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो बेटा अब आप लोगों ने पेएबल्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड या परचेजेस नहीं करना, अब द वन एंड ओनली पेएबल्स टू इन्वेंट। तो यहीं पे आपको वो कंफ्यूज कर सकता है।
और वो दोनों एंट्रीज लिख के देगा, पेएबल टू परचेजेस या पेएबल टू डिस्काउंट और दूसरी पेएबल टू इन्वेंट्री। तो अगर स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन ना हो तो वो समझते हैं डिस्काउंट रिसीव के लिए पेएबल टू डिस्काउंट रिसीव, तो ऐसा नहीं है। परपेचुअल में पेएबल टू इन्वेंट्री, राइट। आई होप कि ये दोनों एंट्रीज आप लोगों को क्लियर हैं। अब बेटा क्या रिटर्न नहीं हो सकती परचेजेस? परचेजेस रिटर्न हो तो क्या जनरल एंट्री लिखते थे? पेएबल डेबिट, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट। पीरियोडिक में यही कुछ करोगे, लेकिन परपेचुअल में परचेजेस रिटर्न का अकाउंट नहीं बनेगा। जब परचेजेस आई थी तो कहां पे रिकॉर्ड की? तो वापसी भी इन्वेंट्री से करोगे। ओके, तो क्या रिकॉर्ड कर देंगे? पेएबल्स टू इन्वेंट्री और यहाँ पेएबल्स टू परचेजेस रिटर्न, यहां तक कि जर्नल एंट्रीज में किसी को कोई इशू। अब बात आती है सेल्स की। अगर हम लोग सेल्स करें, सेल्स की जनरल एंट्री क्या होती है हमारे पास? कैश या रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ऐसे ही है ना भाई? आपने यही एंट्री ही रिकॉर्ड करनी है पीरियोडिक में, द वन एंड ओनली सेल्स की एक ही एंट्री। लेकिन जब परपेचुअल में जाएं तो ये एंट्री भी आपने रिकॉर्ड करनी है सेल अमाउंट के ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर, क्लियर? और इन गुड्स सोल्ड की कॉस्ट के ऊपर। अब देखें, जैसे ही सेल्स करेंगे क्या इन्वेंट्री कम नहीं होगी? अब आपने हमेशा इसको इसी तरह से सोचना है। सेल्स करेंगे इन्वेंट्री कम होगी, इन्वेंट्री का कम होना उसको डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा? तो इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, ये बात समझ आ गई? लेकिन ये कौन सी अमाउंट के साथ? कॉस्ट के साथ। हो सकता है नहीं, कॉस्ट के साथ हो सकता है कि मैंने सेल की हो 125 की, तो रिसीवेबल से मैं 125 ही लूंगा, मैं अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड भी 125 से करूंगा। लेकिन मेरा इन्वेंट्री अकाउंट अपनी कॉस्ट पे बन रहा है, मैंने जब उसको डेबिट कॉस्ट पे किया हुआ है तो मैं क्रेडिट भी कॉस्ट पे ही करूंगा। मैं ये देखूंगा कि इस अमाउंट की कॉस्ट कितनी है, मुझे पता चला कि ये 100 रुपीज है, तो ये मैं 100 के साथ रिकॉर्ड करूंगा। तो परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड के अंदर आप लोगों ने सेल्स की दो एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। हो सकता है आपको वो कॉस्ट बता दें और आपसे कहे 25% मार्कअप है, कॉस्ट बता दें और आपसे कहे 25% मार्कअप है और कॉस्ट क्या है 100 रुपीज है। इट मीन्स दैट 25% मार्कअप के बाद सेल प्राइस कितनी होगी? तो ये वाली अमाउंट आपने खुद डिटरमिन करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको सेल्स वैल्यू बता दें और आपसे कहे कि भाई हम लोग 25% मार्कअप चार्ज करते हैं, तो हमें पता चल गया कि अगर ये सेल्स वैल्यू है और 25% मार्कअप है तो सेल्स वैल्यू 125% है, तो उससे हम लोग कॉस्ट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये वाली इन्वेंट्री, ये वाली जर्नल एंट्री अपनी कॉस्ट की वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड हो जाएगी, कोई इशू। इसी तरह से सेल्स रिटर्न भी तो हो सकती हैं बेटा। अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो सिंपली सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या बनती है? सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट, राइट? आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। लेकिन जब परपेचुअल हो, एक तो ये एंट्री ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगी अपनी सेलिंग प्राइस के साथ, सेल्स रिटर्न टू रिसीवेबल। अब आप ऐसे सपोज करें जैसे ऊपर वाली ही है, 125 की सेल्स की थी और वो वापसी आ गई, क्या रिसीवेबल से ये कहूं कि भाई 100 रुपए की चीजें थी, तुम मुझसे 100 रुपए लेके जाओ? वो तो कहेगा भाई मैंने तो आपको 125 दिए थे ना, वो मुझसे 125 ही लेकर जाएगा, मैं यहां पर भी 125। लेकिन जब अब देखें सेल्स रिटर्न पर इन्वेंट्री का इनफ्लो है या आउटफ्लो है? इनफ्लो है तो इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई तो डेबिट हो जाएगी, क्लियर? तो क्रेडिट कौन होगा? सेल्स के टाइम पर जिसको डेबिट किया था, किसको किया था?
तो अब वो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट कर दोगे, तो एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन अब ये नहीं कि अपने पास आप इसे 125 पे रखो, आप इसकी कॉस्ट देखोगे कि मैंने इससे कितना प्रॉफिट अर्न किया था, उसका भी रिवर्सल डालो। अब देखिए, अगर आप ये कहें कि भाई मेरे 100 रुपए की चीज 125 रुपए में सेल कर दी और 25 रुपए का मैंने प्रॉफिट अर्न कर दिया, वो चीज वापिस आ गई और आप उसे 125 पे रिकॉर्ड कर दो, तो ऐसा नहीं है जैसे आपने 25 का प्रॉफिट अभी भी लिखा हुआ है, तो क्या आपने अर्न किया हुआ है प्रॉफिट? नहीं, तो उसका भी तो रिवर्सल करो। तो वो कैसे होगा, जब आप इन्वेंट्री को उसकी कॉस्ट पे आके वापसी रख दोगे। क्लियर? आके इन्वेंट्री को उसकी कॉस्ट पर वापस रख देना। क्लियर? कोई इशू? नेक्स्ट, एबनॉर्मल लॉस। देखिए भाई, लॉस दो तरह के होते हैं, एक आपके पास आता है एबनॉर्मल लॉस और दूसरा आपके पास आता है नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो आपके कंट्रोल में ना हो। एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस है जो आपके कंट्रोल में ना, अर्थक्वेक आ गया, सैलाब आ गया, फ्लड आ गया, ये एबनॉर्मल लॉस। अब देखें, जब अर्थक्वेक आएगा यार, आपको पता चल जाएगा कि आपका नुकसान हुआ है। फ्लड आएगा, सैलाब आएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका नुकसान हुआ है। तो जब नुकसान हुआ है तो क्या रिकॉर्ड नहीं करोगे? हो सकता है इंश्योरेंस क्लेम हो, इंश्योरेंस क्लेम वालों से क्या कहोगे कि रिकॉर्ड ही नहीं किया? तो ऐसा तो नहीं है ना, हमारे सामने होगी हमारी इन्वेंट्री कि यार कितनी इन्वेंट्री थी, कितना डैमेज हुआ है, नुकसान का पता चलेगा। अब सिंपल सी बात है इसकी रिकॉर्डिंग। यार जब भी नुकसान होगा क्या इन्वेंट्री कम नहीं होगी? कम होगी। जब पीरियोडिक मेथड था, जब परचेजेस की थी, तो किसको डेबिट किया था? परचेज। तो आप जब कम हो रही है तो किसको कम कर दो? परचेजेस को कम कर दोगे और अपना नुकसान, लॉस रिकॉर्ड कर दोगे और आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस टू परचेजेस। और अगर परपेचुअल है तो एबनॉर्मल लॉस टू इन्वेंट्री। क्लियर? ये लॉस है, एक्सपेंस है, डेबिट नेचर है, लॉस को डेबिट कर। और पीरियोडिक मेथड है तो परचेजेस कम हो गई, और अगर परपेचुअल मेथड है तो इन्वेंट्री कम हो गई। क्लियर? ये जो लॉस है ये जाके रिकॉर्ड करोगे, ये आपका ऑपरेटिंग लॉस है। ओके, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा, आपने इसकी रिकॉर्डिंग कर। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस मतलब अगर आप किसी किस्म के कोई प्रॉपर स्टेप्स लेते तो आप उसको रोक सकते थे, जैसे चोरी हो जाना, भाई आप सीसीटीवी कैमरा लगवा दें, आप उसके ऊपर कंट्रोल्स अच्छे कर लें, आप चोरी होने से रोक सकते हैं, आप फ्रॉड से बच सकते हैं। राइट? तो अगर आप यहां पर देखें, आपने तो रिकॉर्ड ही नहीं रखा हुआ था कि आपके अपने पास इन्वेंट्री कितनी है पीरियोडिक में, क्या नॉर्मल लॉस का पता चलेगा? जब पता नहीं चलेगा तो यार रिकॉर्ड क्या करोगे? तो रिकॉर्ड क्या करोगे? जब पता ही नहीं है तो भाई नहीं रिकॉर्ड करोगे, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा लॉस हुआ है। लेकिन जब आप लोग मौजूद होंगे परपेचुअल में और आपके पास आपका इन्वेंट्री लेजर कार्ड बता रहा था 100 यूनिट, फिजिकल थे 80 यूनिट, पता चल गया। अब देखें, आप उसके लिए एक्शन भी लेंगे, लेकिन लॉस तो हो चुका है ना, तो आप क्या करोगे? इन्वेंट्री को कम करोगे और कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज करोगे। सॉरी, ये कॉस्ट ऑफ सेल को जाके चार्ज कर देंगे। अब यहां पर देखो भाई, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो देखो कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज नहीं हो रहा, एबनॉर्मल लॉस ही रिकॉर्ड हो रहा है। ये देखें, नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज होता है, पीरियोडिक में ऑटोमेटिकली हो जाता है, परपेचुअल में रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्लियर हो गई है बात? लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस है, दोनों सिचुएशंस में रिकॉर्ड करोगे,
अपनी इन्वेंट्री या परचेजेस को कम करोगे, लेकिन अपने एक्सपेंस के तौर पर लॉस भी रिकॉर्ड करो। ओके, ये बात क्लियर हो गई? ये अलग से एक लॉस है ना जो वैसे ही आ गया था। वहां पर नॉर्मल लॉस में तो ये था ना कि यहाँ पर पता ही नहीं चला, यहाँ पर मैंने 100 यूनिट्स रखे हुए थे तो उसको वैसे ही कम कर दो, 80 पर लेकर आ जाओ क्योंकि चोरी हो चुके हैं, स्टोलन है इन्वेंट्री लेजर का, तो वो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज हो जाते हैं। यहाँ से हम लोग इसके कॉस्ट ऑफ सेल का अलग से लेजर बन रहा होता है, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज हो जाएगा। ये एक अलग नेचर होती है हमारे पास इस लॉस की, ये एक अलग से एक्सपेंस होता है। इसके लिए आप इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और एबनॉर्मल लॉस को एक्सपेंस में जाके ट्रीट करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट। ड्राइंग्स में जब भी ड्राइंग्स करेंगे तो बेटा ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होंगी, चाहे पीरियोडिक है चाहे, लेकिन पीरियोडिक है तो क्रेडिट कौन होगा? परचेजेस। और अगर परपेचुअल है तो इन्वेंट्री। राइट। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कहते हैं फ्री सैंपल। अक्सर ऐसा होता रहता है कि भाई आप बिजनेस में बैठे हुए हैं, एक तो ये है ना कि कोई मेडिसिन की कंपनी है, आपको याद है, आपको पता होगा कि डॉक्टर्स के पास जब आप जाए ना, उनके पास फ्री सैंपल भी मेडिसिन के रखे हुए होते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है नॉट फॉर सेल। क्लियर? वो फ्री सैंपल बेसिकली एडवर्टीजमेंट होती है, उनका मार्केटिंग एक्सपेंस है, वो एक्सपेंसिव के तौर पे ट्रीट होते रहते हैं फ्री सैंपल। बाज़ ऐसा भी होता रहता है कि सपोज के फ्रूट सेलर है, उसने सामने फ्रूट्स रखे हुए हैं, कोई खैरात मांगने आ गया, चैरिटी, वो पैसे नहीं देगा, उसने एक आम उठाया और उसको दे दिया, इन्वेंट्री। ओके, ये अब क्या सेल है? नहीं, एक्सपेंस है। ये अब आपका एक्सपेंस है, चैरिटी एक्सपेंस। कोई आप डोनेशंस कर देते हैं, पैसे नहीं देते, आप इन्वेंट्री दे देते हैं। अब ये जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड, इन्वेंट्री में तो डिक्रीज आएगा, परचेजिंग में डिक्रीज आएगा, चाहे फ्री सैंपल्स हो, चाहे चैरिटी हो, चाहे डोनेशंस हो, इन्वेंट्री और परचेजिंग में डिक्रीज आएगा, ये क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन डेबिट एक्सपेंस, चैरिटी एक्सपेंस, डोनेशन एक्सपेंस, फ्री सैंपल्स एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इस तरह से जाकर होते हैं। अब देखिए पीरियोडिक में फिर क्या है, इसकी जर्नल एंट्री हमारे पास बन जाएगी, मार्केटिंग एक्सपेंस या चैरिटी एक्सपेंस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, और यहाँ पर इन्वेंट्री क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट कहते हैं इन्वेंट्री यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट नॉन करंट एसेट। ऐसी भी एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं। भाई अगर आप अपनी ही इन्वेंट्री किसी नॉन करंट एसेट्स की कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं तो वो कैपिटलाइज हो जाती है, कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन जाती है, तो आपने उस एसेट को डेबिट कर देना है। और पीरियोडिक सिस्टम में परचेजेस को क्रेडिट और परपेचुअल में इन्वेंट्री को क्रेडिट। ये देखें, कोई इशू? अब चलते हैं राइट डाउन की तरफ। राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री, भाई इन दोनों को जरा यहां पे गौर से देखो। राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री, फर्क देखो, आइडेंटिफाइड बिफोर फाइनल एडजस्टमेंट्स ऑफ एंड आइडेंटिफाइड आफ्टर फाइनल एडजस्टमेंट। यार बिफोर फाइनल एडजस्टमेंट आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री, पीरियोडिक सिस्टम में आपको पता ही नहीं है कि आपके पास यूनिट्स क्या हैं, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट से पहले पता ही नहीं है कि यूनिट्स कितने हैं, क्या एनआरवी लॉस रिकॉर्ड कर सकते हो तो एंट्री नहीं रिकॉर्ड करोगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है। ये बात समझ आ गई? लेकिन जब आप होते हैं ना परपेचुअल में, ठीक है भाई फिजिकल इन्वेंट्री काउंट पता नहीं कम ज्यादा हो, जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स हो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी आपने देखा कि आपका इन्वेंट्री लेजर कार्ड कह रहा है कि 100 यूनिट्स हैं, एनआरवी लॉस की एडजस्टमेंट कर सकते हो। क्या आपने देखा कि 100 यूनिट्स के एनआरवी बहुत कम आ रही है, आप राइट डाउन कर दो।
राइट डाउन जैसे ही करोगे इन्वेंट्री ने कम होना है, इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। क्लियर? अब जब फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर चुके हो तो अब उनकी कॉस्ट का भी पता चल गया आपको। अब जब आप देखा कि दोबारा से राइट डाउन है, अब पीरियोडिक में पता है कि भाई मेरे पास फिजिकली इतने यूनिट्स पड़े हुए हैं और इसमें ये राइट डाउन है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किसको कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट टू, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पे ये ना सोचो कि परचेजेस क्यों नहीं, क्योंकि आप जब फिजिकली गए आपने कहा मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 100 है, तो आप अपने इन्वेंट्री में जाके क्लोजिंग स्टॉक लिखते नहीं हो। इन्वेंट्री का इतना अकाउंट तो बनता है ना पीरियोडिक में कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे जा सके, तो बेटा क्लोजिंग बैलेंस आपने 100 का लिख दिया, बाद में पता चला भाई ये तो 100 का नहीं है, ये तो 80 का है, क्या परचेजेस के पास जाऊं? नहीं, मैंने इन्वेंट्री गलत लिखी है, उसका क्लोजिंग बैलेंस गलत लिखा है, तो मैं इन्वेंट्री के पास जाऊंगा। बात समझ आई? तो एंट्री क्या रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। ऑल क्लियर? यहां तक कोई इशू? और यही केस सेम परपेचुअल के साथ, और आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? आप लोगों ने एक मतलब फिर से इन तमाम जर्नल एंट्रीज को पढ़ लेना है। आई होप कि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और इससे रेलिवेंट आपके पास ये एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 15, कोई मुश्किल एग्जांपल नहीं है, आप लोग एग्जांपल नंबर 15 इजीली सॉल्व कर सकते हो। हम इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, ये आपकी होम असाइनमेंट है कि आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह सेम एग्जांपल नंबर 16, एग्जांपल सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि 15 में पीरियोडिक मेथड है आई थिंक, हाँ, और 16 में परपेचुअल, सिर्फ इतना है। बाकी डाटा बिल्कुल 15-16 का सेम, मतलब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने इसके सॉल्यूशन देखे बगैर खुद से जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी और बाद में चेक कर देना इसके सॉल्यूशन के साथ, राइट? अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। अच्छा है ये भी बिल्कुल वैसी ही, एग्जाम्पल नंबर 17, क्या हम लोगों ने वही जर्नल एंट्रीज, वही लेजर, वही सब कुछ बना कर देना है, लेकिन ये 15-16 की निस्बत थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जरा इंफॉर्मेशन देखें, रिक्वायरमेंट्स कहते हैं प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मुराद है, ग्रॉस प्रॉफिट तक की इंफॉर्मेशन, ओके। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता ना तो ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट तक की कैलकुलेशन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, और नीचे बताता है, ओके। तमाम लेजर अकाउंट्स रेलिवेंट ट्रेडिंग अकाउंट अंडर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। क्लियर? ये हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे, बाकी आप सब लोग सब एग्जांपल्स वगैरह आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये देखें, The following transaction relates to Multan Trading Company for year ending 31st December 2017. They had opening inventory of rupees 10,000. अब बेटा अगर मुझसे जर्नल एंट्रीज मांगी गई हैं यहाँ पे, नहीं, रेलिवेंट लेजर एंड, अब सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। ओपनिंग इन्वेंट्री, पीरियोडिक में इन्वेंट्री अकाउंट जस्ट ओपन करें और जाकर बैलेंस ब्रॉड डाउन में 10,000 लिखें, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, ये देखें, मैं यहाँ पर आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ, ये बात आई हो कि आपको समझ आ गई होगी। पीरियोडिक इन्वेंट्री अकाउंट, ये 10,000 हमारे पास आ गए। फिर देखें क्या होगा, कहते हैं परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 150,000। तो क्या जर्नल एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस डेबिट एंड कैश बैंक या क्रेडिटर्स, क्रेडिट हो जाएंगे कितने से, तो बेटा ये परचेजेस टू पेएबल्स, राइट। अब पेएबल्स वगैरह के अकाउंट्स हम लोग यहाँ पर नहीं बनाते,
हम लोग इन्वेंट्री से रेलिवेंट अकाउंट्स बना रहे हैं। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा नेक्स्ट देखें, freight on the purchases amounting to rupees, freight charges। हाँ जी, तो ये फ्रेट चार्जेस अलग से हम लोग हमारे पास आएंगे, फ्रेट डेबिट एंड कैश क्रेडिट 8,000 के साथ। फिर देखें, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 22,000 वर रिटर्न टू वेंडर्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ये कौन सी रिटर्न है? परचेज रिटर्न। शाबाश, तो एंट्री क्या बन जाएगी? पेबल्स टू परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न का अलग से अकाउंट बन जाएगा। ये देखें, ये बात क्लियर? अब ये लेजर अकाउंट ही कंप्लीट हो रहे हैं हमारे। फिर देखें, कहते हैं सेल्स अमाउंटिंग टू रुपीज 170, दीज गुड्स हैड कॉस्ट ऑफ रुपीज 145। अब ये पीरियोडिक के लिए मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि इसकी कॉस्ट क्या आती। मैं सिर्फ सेल्स का अकाउंट ओपन करूंगा और उसमें जाके लिख दूंगा रिसीवेबल्स या कैश डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने से? 170 से। और यहाँ पे सेल्स का अकाउंट उसने नहीं बनाया, चलिए ये सेल्स में उसने आके यहाँ पर ये लिख दी 170। क्लियर? नेक्स्ट, कस्टमर रिटर्न गुड्स। कौन सी रिटर्न है ये? सेल्स रिटर्न। तो कितने की और इनकी कॉस्ट कितनी है? 20। मुझे अभी पीरियोडिक में कॉस्ट से कोई जिक्र नहीं है। क्या करेंगे? सिंपली जाकर जी सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे या सेल्स को डेबिट कर देंगे, ओके, और रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देंगे। तो हमने जाकर अपनी सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दी, तो ये नेट सेल्स की वैल्यू आ गई। साथ साथ ये ट्रेडिंग अकाउंट भी बन रहा है ना इधर। अच्छा फिर देखें, ड्यूरिंग दिसंबर लॉस वाज कॉज्ड बाय फ्लड विच अमाउंटिंग टू रुपीज 7,000। हाँ जी, हाँ जी, परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगे। तो देखो लॉस बाय फ्लड, परचेजेस क्रेडिट हो, ओके। और ये अब नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस डेबिट और परचेजेस, तो हमने बस रीजन बता दी लॉस बाय फ्लड, ओके। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? जी नेक्स्ट, MTC estimates that 1% of stock purchased is usually lost in handling every time। ये नॉर्मल लॉस है और नॉर्मल लॉस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट, फिजिकल स्टॉक टेक was carried 31st December and took and stock was valued रुपीज, और ये आपके पास क्या है? 12,500, राइट। अब आपकी ट्रांजैक्शन खत्म हो गई बेटा। यहां से ओपनिंग भी कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज हो जाएगा, PL प्रॉफिट लॉस अकाउंट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल, और यहां से ये क्लोजिंग भी कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज, और ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। ये समझ आ गई आप लोगों को? अब यहीं से देखें ट्रेडिंग अकाउंट में, ये आपने ओपनिंग इन्वेंट्री PL को चार्ज कर दी और ये आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री PL को चार्ज कर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? फिर देखें, यहां से आपको आपकी परचेजेस का पता चल गया कितनी? 143। यहां से परचेजेस रिटर्न का पता चल गया 22। फ्रेट चार्जेस का पता चल गया 8। कॉस्ट ऑफ सेल में ये लिख देंगे 143, 8, 22, ये इनका टोटल आ गया। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, और अपने रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस किया, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। अब अगर नेट प्रॉफिट होता तो फिर नेट प्रॉफिट होता तो अब नॉर्मल लॉस इसमें से माइनस हो जाता। देखो अभी तक कहीं नहीं लिखा, अगर वो कहता तो इसमें से ये 7,000 हम लोग माइनस कर सकते। ओके, परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड में देखें, ओपनिंग की आपको समझ आ गई, क्लोजिंग की समझ आ गई,
जो परचेजेस की थी 143 की, प्लस उसके ऊपर जो हम लोगों ने ये देखें पेबल्स परचेजेस 150, हाँ 150 की परचेजेस वो अभी इन्वेंट्री को चार्ज की। जो 8000 का हम लोगों ने फ्रीट पे किया वो भी इन्वेंट्री, जो हमें 22,000 रिटर्न किए वो भी हम लोगों ने इन्वेंट्री को चार्ज की है। ये देखें 150, 8 एंड ये रिटर्न। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों? अच्छा, ये जो हम लोगों ने सेल्स की, तो सेल्स तो अलग से रिकॉर्ड होंगी लेकिन उनकी कॉस्ट यहां से जाए, और जो रिटर्न हुई है उन रिटर्न की कॉस्ट यहाँ पर ओके हो गई। अच्छा, अब जो लॉस हुआ 7,000 का, वो जो नॉर्मल लॉस हुआ वो 1%। अब 1% की रिकॉर्डिंग होगी। क्या पढ़ा था? कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। तो ये देखो ये इन्वेंट्री में आ गया 1500, और ये कितना कहता था? परचेजेस का 1%, हैंडलिंग के टाइम पर हमारा लॉस हो जाता है, तो 150 में का 1% 1500। अब क्लोजिंग में मौजूद है अकाउंट को जब क्लोज करोगे तो यहां से आपको मिल जानी है इसकी कॉस्ट ऑफ सेल, ये यहाँ पे चली गई और ये क्लोजिंग के साथ पूरा हो गया। राइट, क्लियर है ये बात? अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल में देखो, एक तो यहां से ये अमाउंट आ गई, साथ में ये आपके पास आपका लॉस आ गया, यहां से इन्वेंट्री जो रिटर्न हुई 20,000 ये, और आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल क्या बन गई? 126,500। अब देखें ना, यहां पर ये जो नॉर्मल लॉस उसने लिखा, इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड करते थे? कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करो ना यार, अकाउंट है हमारे पास। इसी तरह से जब सेल्स रिटर्न करते थे, एक तो सेल्स रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड कर देते थे, दूसरी एंट्री इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल करते थे, तो इन्वेंट्री को डेबिट किया है तो कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट भी तो करो। क्लियर? दोनों इंपैक्ट जर्नल एंट्री के लेकर आओ ना, तो यहां से आपको मिल गई कॉस्ट ऑफ सेल। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, यहां से ये सेल्स, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब आपको ओपनिंग, परचेजेस, लेस क्लोजिंग करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपके पास परचेजेस नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ सेल अपने अकाउंट से आएंगी और ये ग्रॉस प्रॉफिट, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? शाबाश, गुड। अब बेटा हमारे पास ये कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स हैं, और ये वो एग्जांपल्स हैं जिन्होंने एमसीक्यूज में आपकी अच्छी खासी हेल्प कर। पर अगर आप लोगों को ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स अच्छे से समझ आ जाए ना, तो आप इन्वेंट्री का कोई भी ऐसा एमसीक्यूज नहीं होगा जो आप लोग सॉल्व ना कर सकते हैं। बेसिकली आपके एमसीक्यूज यहीं से ही बनाए जाते हैं। सिर्फ फर्क इतना है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में उसने 3-3, 4-4, 5-5 पॉइंट्स एट अ टाइम बता दिए हैं, और इन्वेंट्री भी उतनी टाइप्स की बता दी है। एमसीक्यूज में एक टाइप की इन्वेंट्री बताएगा और उसकी जस्ट इंफॉर्मेशन दे देगा और उसके बारे में आपसे पूछ लेगा। ओके, अभी के लिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। अब इसकी रिक्वायरमेंट देखें, कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट एट विच above inventory items should be carried as on 31st December 2000 in accordance with अच्छा कहते हैं विच above inventory item should be carried, हर आइटम के लिए अलग अलग से हमने बताना है। मतलब हमारे पास क्या मौजूद है? टॉय कार्स, डॉल हाउसेस, स्टफ्ड टॉयज, मिनियन कॉस्ट्यूम्स, इन चारों के लिए हमने बताना है कि हमारे पास ये कितनी कितनी अमाउंट में मौजूद है, इनकी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है। ऑल क्लियर? अब आपने जरा तसल्ली से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। शाबाश, एक मरतबा इसको रीड करें।
Kids Party and Company KPC manufactures and sells toys. Following information is available regarding 4 of its inventory items as on 31st December 2017. Toy cars, dollhouse, stuffed toys, minion, costumes, units given. Yes, sir. Cost per unit given. Normal sale price per unit. ये भी given. मतलब estimated selling price. ये भी given. अब अगर यहाँ पर देखें कहते हैं following information is also available. A sales order for 3,000 toy cars at rupees 1,100 per unit is in hand. मतलब commitment हो चुकी है और इसी के ऊपर ही हम लोगों ने सेल करने हैं. The remaining units can be sold at normal selling price after incurring selling cost of rupees 150 per unit. Doll houses, stuffed toys and minion costume. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हर पॉइंट का ताल्लुक हर डिफरेंट इन्वेंटरी से है. मतलब पहला है ना वो सिर्फ टॉय कार्स को देखता है, इसका ताल्लुक किसी और. मतलब हम लोग टॉय कार्स को कंप्लीट कर सकते हैं. ये ऐसे ही एमसीक्यूज बन जाएगा कि वो आपसे कह देगा टॉय कार्स के नंबर ऑफ यूनिट 10,000 है, कॉस्ट पर यूनिट 1250, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 1200 है और नीचे ये 2 लाइनें लिख देगा और कहेगा बताओ इसकी क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू क्या है. और आप लोग फाइंड करके देंगे. अब देखें भाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास कितने 10,000. जब भी आपने क्लोजिंग इन्वेंटरी और उसके ऊपर एनआरवी लॉस करना हो आप इस मेथड पर जाओ. अगर आप बुक वाले मेथड पे जाएं आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है तो आप इसको ट्री डायग्राम के जरिए लेके जाएं. इसमें से सिर्फ उसने इंफॉर्मेशन दी कहता है कि यार 3,000 यूनिट का ऑर्डर हमारे पास है. वो 3,000 आपने अलग कर लेने हैं, रिमेनिंग 7,000 को अलग. सबसे पहले आपने नंबर ऑफ यूनिट्स पर आना है, फिर आपने आना है इनकी कॉस्ट पर. अब देखिए इनकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट भी, लेकिन अगर मैं सेल प्राइस एनआरवी की बात करूं भाई 1,100 में उसने सेल हो जाना है और कोई एक्सपेंस नहीं है इसके ऊपर. ओके सेलिंग प्राइस आफ्टर इनकरिंग वो बाकियों के लिए उसने कहा था. तो ये जो 3,000 का ऑर्डर है ये 1,100 पर ही है, इसके एनआरवी यही है. लेकिन जो बाकी 7,000 है कहते हैं वो अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है, नॉर्मल सेलिंग 1,200 रुपए पर सेल हो जाएंगे. लेकिन कब, जब उसके ऊपर 150 रुपए का, तो बेसिकली एनआरवी कितनी हो जाएगी, इसमें से 150 माइनस कर दें 1050, ये इसकी एनआरवी. क्लियर. अब ये जो 3,000 है ये रिकॉर्ड होंगे 1,100 पर और ये जो 7,000 है ये रिकॉर्ड होंगे 1050. तो 3,000 1,100 इज इक्वल टू 3,300,000 प्लस 7,000 1050 is equal to 73,50,000 और इन दोनों को ऐड कर लें जी 10,650,000. ये टॉय कार का क्लोजिंग बैलेंस होगा आपके पास. क्लियर. ओके हो गई बात. ये इतना सिंपल सा था और बाकी सारे एग्जांपल्स भी इसी तरह से आती है. अब चलते हैं हम लोग डॉल हाउस. 5,000 यूनिट्स हैं, कॉस्ट है 1,800 रुपए पर यूनिट और नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 2,700. राइट. अब देखें डॉल हाउस इंक्लूड्स 1,000 डिफेक्टिव यूनिट्स विद नो स्क्रैप वैल्यू. ये तो वैसे ही गए. ओके 0 पे रिकॉर्ड. मतलब आप 5,000 ना समझो, आप 4,000 कहते हैं 20% ऑफ द रिमेनिंग डॉल. मतलब 4,000 का 20%, 800 डॉल हाउस और डैमेज कैन बी सोल्ड एट 50% ऑफ
कॉस्ट 900 रुपए के ऊपर। ओके, अब देखें मतलब जो बाकी हमारे पास होंगे 4000 का 80%, 3200 यूनिट, वो 2700, तो वो अपनी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड रहेंगे। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये, कि जो गुड यूनिट्स हैं, देखें जो गुड यूनिट्स है, आप यहाँ पे पहले ये देखें, चलें 5000, इसमें से जो टोटल डिफेक्टिव हैं वो अलग करें, और ये आपके पास कितने आ रहे हैं 1000, और रिमेनिंग इसको तो टोटली इग्नोर कर दो क्योंकि नो स्क्रैप वैल्यू, तो इनके एनआरवी 0। इन 4000 पे आओ और इसमें से 20% अलग करो और 80% अलग कर दो। अब अगर कॉस्ट की बात करें तो बेटा ये अपनी कॉस्ट पे ही चले जाएंगे 1800, लेकिन अगर इनकी बात करें, इनकी कॉस्ट 1800 है, लेकिन इनकी सेल प्राइस हाफ ऑफ द कॉस्ट 900 है, तो इनकी एनआरवी 900, 800 मल्टीप्लाइड बाय 900, 720,000 इसमें ऐड कर देंगे जी, 3200 मल्टीप्लाइड बाय 1800 जी, 567 अच्छा, अब इन दोनों को जरा ऐड कर दें जी, 6480,000 6480,000 ये देखो, क्लियर हो गई बात? कॉस्ट ये है, वो तो सेलिंग प्राइस है, और इसकी सेल प्राइस डिफेक्टिव आइटम की कॉस्ट का 50% है, 1800 का 50%, 900। क्लियर जी। थर्ड, stuffed toys costing rupees 420,000 were accidentally damaged and are beyond repair. KPC plans to sell these toys as scrap. तो ये सारे के सारे गए। Proceeds from such sales are estimated rupees, and the sales would require transportation cost of rupees 300। अब आते हैं stuffed toys। बेटा 420,000 तो उसने टोटल बताया, बाकियों में वो यूनिट्स बता रहा था, तो अब यहाँ पे यूनिट्स ना लें स्टफ टॉयज के, इनकी टोटल कॉस्ट ले लें 1850 मल्टीप्लाइड बाय 1200, तो देखें टोटल कॉस्ट इनकी कितनी आ जाती है 1850 मल्टीप्लाइड बाय 1200, and the value is 20,000। हमारे पास स्टफ टॉयज की टोटल कॉस्ट ये है, इस कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, 420 इसको अलग कर दो, ये देखें 2220, इसमें से 420 अलग कर दें, और रिमेनिंग कितना 1800 इसको अलग कर दें, ये कॉस्ट है। अब आ जाए एनआरवी के ऊपर। एनआरवी की बात करें तो उसने आपसे कहा कि ये जो 420 वाले हैं ये 175,000 में सेल हो जाएंगे अगर इसके ऊपर 6300 का एक्सपेंस कर दें। एनआरवी क्या बनेगी 175,000 माइनस 6300 इज इक्वल टू 168.7, क्योंकि वो अमाउंट इन रुपी, चलें ये 1000 को कंप्लीट कर लें, ये 700
क्लियर। और यहां पर अगर हम लोग बात करें, ये अपनी कॉस्ट पे ही रहेगा क्योंकि इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो ये अपनी कॉस्ट पे ही रहेगा। अब आप इन दोनों अमाउंट्स को आपस में ऐड कर लें, 168,700 प्लस 1800,000, 196,700, ये अमाउंट। ऑल क्लियर। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखें, लास्ट कॉस्ट्यूम्स 870, 1500 रुपए का एक है, 2500 रुपए में सेल करते हैं। अब क्या होगा इनके साथ, कहते हैं ऑल मिनियन कॉस्ट्यूम्स हैव मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, सारे के सारे। तो क्या वो 2500 में सेल होंगे? नहीं। कहता है एंड कैन बी सोल्ड इन प्रेजेंट कंडीशन, मतलब अगर हम लोग किसी किस्म की कोई इसके ऊपर रिपेयरिंग ना करें तो वो सेल हो जाएंगे 1350 पर यूनिट। हालांकि कॉस्ट कितनी है? 1500। मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट की वजह से 1350 रुपए में सेल हो जाएंगे अगर हम फॉल्टी यूनिट्स ही सेल करते हैं तो। कहता है इसमें से 60% ऐसे यूनिट्स हैं जिनको रेक्टिफाई किया जा सकता है, मतलब हम उनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर 200 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आएगी और फिर वो सेल हो जाएंगे 1600 रुपए में। मतलब अभी देखें 1600 अर्न करने के लिए 200 रुपीज एक्सपेंस करना पड़ेगा, तो कितने में NRV 1400, फिर भी 50 रुपीज का तो बेनिफिट है ना, रेक्टिफाई करवाओगे। अब आप अपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स लें 870, इसका 40% अलग कर लें जिनको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, और 60% अलग कर लें जिनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। जी, क्या यूनिट्स आएंगे? और 40% 348, तो बेटा ये सेल हो जाएंगे 1350 में, और ये सेल हो जाएंगे 1400, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है तो दोनों ने NRV पर ही आना है। क्लियर। आपस में इनको मल्टीप्लाई करवाएं और इसको ऐड कर दें, तो देखिए टोटल अमाउंट आपके पास क्या आ रही है? 12,00600। ये अब हर इन्वेंट्री के लिए अलग अलग से हमने बता दिया, एंड पे जाकर अपनी टोटल इन्वेंट्री बता दें, इन चारों को ऐड करते हैं, ये जो मैंने बॉक्सेस लिखे, तो आपकी टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू ये आ जाएगी। आई होप कि आप सब बच्चों को ये एग्जांपल क्लियर हो चुकी है। एग्जांपल नंबर 19, 20, 21 और इसके MCQ आप लोगों की होम असाइनमेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।